भारत संचार आर्थिक समाचार के इस अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे वित्त विधेयक 2023 के लोकसभा में पारित होने के बारे में और उसमें किए गए संशोधनों के बारे में जानकारी देंगे। शुक्रवार को वित्त विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया है और इसके बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा में चर्चा के बाद जब इसे लोकसभा को लौटा दिया जाएगा तो संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2023 को वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया था और इस बजट में जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो उन्हें जो इनकम टैक्स देना पड़ता है, उसमें नई कर व्यवस्था जो रखी गई है। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया था। जैसा कि हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि जो इनकम टैक्स लगता है उसके लिए 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो पुरानी व्यवस्था है जिसमें 3 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा गया है। 3 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, और 5 से 10 लाख पर 20% लगता है और 10 लाख से ज़्यादा की सालाना आय पर 30% की दर से टैक्स लिया जाता है। तो ये जो पुरानी कर व्यवस्था है इसमें आपको और भी कई तरह की रियायतें दी जाती हैं। जैसे कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, उसका जो प्रीमियम देते हैं उस पर टैक्स छूट मिलती है। एनएससी खरीदते हैं, सरकारी जो डाकघरों में मिलता है, उस पर आपको टैक्स छूट मिलती है। बच्चों की फीस देते हैं आप, तो ये तमाम 2-3 चीज़ें जो है इस पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको जो है उसमें मिलती है। अगर आपने एनपीएस खरीदा हुआ है तो 50,000 रुपये की अतिरिक्त जो एनपीएस में आप योगदान करते हैं उस पर छूट दी जाती है। तो ये पुरानी व्यवस्था है जिसमें कई तरह की रियायतें आपको मिलती हैं। इसके साथ अभी 1-2 साल पहले एक नई व्यवस्था इनकम टैक्स के लिए शुरू की थी जिसमें 3 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा गया है। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पे 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 लाख रुपए से ज़्यादा की आय पर 30% की दर से इसमें कर की व्यवस्था है, इनकम टैक्स आयकर लगाने की व्यवस्था है। तो पुरानी व्यवस्था में जहाँ 10 लाख रुपए से ऊपर की आय पे 30% था, यहाँ 15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% की रेट। तो इसमें टैक्स की रेट कम है। पुरानी व्यवस्था में छूट ज़्यादा है, रियायतें ज़्यादा हैं, लेकिन रेट ऊंचा है। नई व्यवस्था में छोटे छोटे स्लैब हैं और टैक्स की जो दर है वो कम है उसके मुकाबले, और इसमें जो रियायतें हैं वो कम है। तो इसको और आकर्षक बनाने के लिए इस साल के बजट में कहा था कि 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा नई कर व्यवस्था में। पुरानी की बात नहीं करें हम, नई कर व्यवस्था में। तो अभी क्या हुआ है कि 7 लाख से जैसे ही आपकी आय थोड़ी सी भी टैक्सेबल इनकम थोड़ी सी भी ज़्यादा बनती है तो आपको सीधा जो है 25,000 रुपये से ज़्यादा का टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक उदाहरण अगर आपको देते हैं कि अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7,01,00,000 रुपये बनती है तो आपका टैक्स बन जाएगा 25,010 रुपये। तो यानी आपके सिर्फ 100 रुपये बढ़े और टैक्स बन गया 25,010 रुपये। तो सरकार ने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया कि जब तक 7 लाख से ऊपर आपकी जितनी इनकम है तो उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स की रकम उस बढ़ी हुई इनकम से जब तक ज़्यादा होगी तब तक आपको टैक्स नहीं देना होगा। यानी 25,010 रुपये 7,10,100 रुपये में बन रहा है तो ये 25,000 ज़्यादा है और वहाँ बढ़े आपके सिर्फ 100 रुपये। तो ये जब तक यहाँ अगर 25-26,000 होते हैं और यहाँ आपका टैक्स जो है आपका 25,000 रहता है तो वहाँ से आपको टैक्स देना होगा। तो जो टैक्स एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक ये है कि इस व्यवस्था से 7,27,700 रुपये तक की जिनकी इनकम है, सालाना इनकम, उनको जो है इसका फ़ायदा मिल सकता है। यानी 7 लाख के बजाय अब आपको 7,27,700 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो नई रियायत दी गई है। बाकी तो मतलब सरकार का वही है कि 7 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है
और 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपकी टैक्सेबल इनकम 7 से ऊपर जाएगी तो आपकी गणना 3 लाख, 6 लाख, 6 से 9, 9 से इसके हिसाब से शुरू हो जाएगी। और उसमें यह है कि जब तक आपकी बढ़ी हुई आय के मुकाबले टैक्स ज़्यादा होगा तब तक छूट है। तो 7,27,700 तक की आय पर आपको कोई कर नहीं देना है। ये इस बदलाव का असर है। दूसरी बात हम करते हैं, जो बदलाव किया गया है, जो शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन कारोबार होता है उस पर जो STT लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। जो टैक्स का रेट है उसको बढ़ाया गया है, 25% की वृद्धि कर दी है। तो इसके मुताबिक जो पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए के सौदा करते हैं तो उस पर 5,000 रुपए STT लगता था पहले, अब वो हो गया है 6,500 रुपए, यानी 25% बढ़ा दिया है। वहीं जो वायदा कारोबार है उसमें अगर आप 1 करोड़ रुपए के सौदे करते हैं तो पहले जो STT लगता था 1,000 रुपए, उसको अब बढ़ा के कर दिया 1,250। तो इससे जो है टैक्स उसमें बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड है उसमें डेट म्यूचुअल फंड जो खरीदते हैं आप लोग, तो डेट म्यूचुअल फंड यानी जो ऋण पत्रों में जहां पर फिक्स रेट में आपको ब्याज मिलता है, जो उनको खरीदते हैं, जो डेट म्यूचुअल फंड की पैसा जिसमें लगाते हैं, तो उसमें कहा गया है कि अगर म्यूचुअल फंड का डेट म्यूचुअल फंड का 35% से अधिक निवेश डेट फंड में नहीं किया गया है, आपने डेट फंड खरीदा तो वो पैसा डेट फंड में लगना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि उसको इक्विटी फंड में लगा देते हैं, ग्रोथ फंड में लगा देते हैं ज्यादा पैसा, कि वो अगर वहां से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो ये कहा गया कि अगर डेट म्यूचुअल फंड का 35% से ज्यादा डेट म्यूचुअल फंड में नहीं है तो उसमें जो इनकम होगी उस म्यूचुअल फंड को, जो म्यूचुअल फंड चलाने वाले हैं उनको, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को उसमें लगाया जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है ये शेयर मार्केट में लगता है, ये 15% की दर से लगता है कि अगर आपने 1 साल के अंदर कोई शेयर खरीदा और 1 साल के अंदर इसको लाभ कमा के बेच दिया तो जो आपको लाभ होगा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है। तो 15% की दर से ये टैक्स लिया जाएगा। और एक और जो बदलाव है कि वित्त विधेयक में कहा गया है कि जो GST अपीलीय न्यायाधिकरण है उसको भी मंजूरी मिल गई है। अब 1 अप्रैल से जो नया साल शुरू होगा उसके बाद GST अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। GST में टैक्स के जो भी विवाद होंगे, जो भी झगड़े होंगे, तो आप GST अपीलीय ट्राइब्यूनल में जाकर अपनी अपील उसमें कर सकते हैं, अपनी बात उसमें रख सकते हैं, फिर वो आपको फैसला देगा। तो ये जो शेयर मार्केट में जो बदलाव फ्यूचर ऑप्शन में और डेट म्यूचुअल फंड के बारे में हुए हैं, तो उससे शुक्रवार को जो शेयर बाजार में कारोबार हुआ उसमें बाजार में गिरावट आई है। जो बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स है 1% से के करीब गिर गया, 398.18 अंक गिरकर 57,727.10 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE का निफ्टी 131.85 अंक गिरकर 16,945 अंक पर बंद हुआ। यानी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स एक समय 62,000 अंक तक पहुंच गया था, अब ये 57,727 पे है। वहीं NSE निफ्टी की अगर बात करें तो 19,000 से ऊपर चला गया था, 16,945 पे आ गया है। तो जो ये वित्त विधेयक में शेयर बाजार के कारोबार को लेकर जो इसमें फ्यूचर ऑप्शन और उसको जो टैक्स का रेट बढ़ाया, कहीं ना कहीं उसकी धारणा पर, जो कारोबारी धारणा, उस पर इसका असर पड़ा है। जो वित्त विधेयक पर चर्चा हुई इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने एक और घोषणा की है, वो है NPS के बारे में। सरकारी कर्मचारियों जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में जो भी कर्मचारी आए हैं तो उनको NPS के, उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू है। यानी उनको ये अंशदान, इसमें जो है उनको योगदान करना पड़ता है। पहले सरकारी कर्मचारी जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें कोई पेंशन के लिए योगदान नहीं करना पड़ता था, सरकार जो है अपने कोष से जो है पेंशन देती थी, उसको कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। उसके बाद NPS शुरू की गई 1 जनवरी 2004 से। उसमें कर्मचारी का भी पैसा कटता है, सरकार भी योगदान देती है, उसका एक फंड बनता है, उस फंड से बाद में पेंशन स्कीम जो है लेने का प्रावधान है। तो इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। NPS को जो है लोग उसको लेकर ज़्यादा शिकायतें करते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम अच्छी है, NPS में कुछ नहीं है। तो वित्त मंत्री ने ये लोकसभा में कहा है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो कि ये पेंशन के मुद्दे जो भी हैं कर्मचारियों के, उसके बारे में विचार करेगी और एक नई डिजाइन के तौर पर NPS में क्या बदलाव हो सकते हैं वो सरकार को सौंपेगी। इसमें कहा गया कि ये एक समिति जो है
सरकार के वित्तीय अनुशासन का भी ध्यान रखेगी, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का बोझ सरकार के खजाने पर बहुत ज़्यादा पड़ गया था। काफ़ी पैसा सरकार को पेंशन के तौर पर देना पड़ता था, और इसके लिए उसके लिए एक अलग फंड बनाया गया एनपीएस के तहत, ताकि सरकारी खजाने पर उसका बोझ ना पड़े। तो वित्तीय अनुशासन का भी ध्यान रखेगी समिति जब इसके बारे में कोई सुझाव देगी, और केंद्र और राज्य सरकार भी उसको अपना सकेंगे। इस तरह उसका डिजाइन उसका जो है बनाया जाएगा। तो ये एक नई समिति एनपीएस पर विचार करेगी, ये वित्त मंत्री ने लोकसभा में घोषणा की है। और अंत में हम बताते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति के बारे में। जो 17 मार्च को जो सप्ताह समाप्त हुआ, उसके आंकड़े रिजर्व बैंक ने जारी किए हैं। सप्तांत, हर सप्तांत जो है रिजर्व बैंक आंकड़े जारी करता है, तो उसमें 1-2 सप्ताह पहले के जो आंकड़े होते हैं, तो 17 मार्च के आंकड़े 2023 के कि विदेशी मुद्रा भंडार में 12 अरब 80 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है, और ये बढ़कर 572 अरब 80 करोड़ डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच गया है। हालांकि जो अब तक का इसका सर्वोच्च स्तर है 642 अरब डॉलर का, उससे ये काफ़ी नीचे है, लेकिन फिलहाल इसमें गिरावट रुक गई है, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 17 मार्च को समाप्त सप्ताह में 572 अरब 80 करोड़ डॉलर की स्थिति के स्तर पर रहा है। तो इस अंक में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अपने मित्रों को इसे शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।